हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रसव अर्थात पार्ट्यूरेशन और उसके बाद में लैक्टेशन अर्थात दुग्ध स्रवण के बारे में। और ये हमारा जो क्लास 12th है उसका जो चैप्टर नंबर 2 अर्थात मानव जनन है उसका अंतिम टॉपिक रहने वाला है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम एकदम डिटेल के अंतर्गत समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि यह प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, कैसे सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सारे बदलाव होते हैं, ये सब कुछ कंप्लीटली हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रसव अर्थात पार्ट्यूरेशन और दुग्ध श्रवण अर्थात लैक्टेशन, इन दोनों के ऊपर हम बात करने वाले। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसव के बारे में। प्रसव या जिसे हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। प्रसव या सामान्य भाषा में जिसे हम क्या कहते हैं कि बच्चे का जन्म हो रहा है। बच्चे का क्या हो रहा है? जन्म, या जिसे डिलीवरी भी कहते हैं। तो ये वास्तव में क्या है? बच्चे का जन्म है, चाइल्ड बर्थ होता है। इसे लेबर भी कहा जाता है और एकदम सामान्य भाषा में डिलीवरी भी हमें कहते हैं। तो ये इसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं। अब देखो, ये होता कब है, कैसे होता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी टॉपिक हमने पीछे पढ़े हैं, जो हमने जस्ट पीछे की तरफ एक प्रेगनेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था, उस समय आपको बताया था कि जो मनुष्य होता है, हालांकि अलग अलग जीवों के अंतर्गत उनकी गर्भावस्था होती है, गर्भ के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो कितने दिन रहता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें, यदि हम बात करें गर्भावस्था की, यदि हम बात करें किसकी? गर्भावस्था की, तो ये अलग अलग जीवों में क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि बिल्ली होती है, उसमें गर्भावस्था लगभग 20 से लेकर 25 दिन के आसपास होती है। यदि हम बात करें भैंस की, तो उसकी गर्भावस्था जो रहती है, जितने समय के लिए रहती है, वो लगभग 10 महीने या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 300 दिन के आसपास होती है। 10 महीने या 300 दिन के आसपास होती है। और सबसे लंबी जिसकी गर्भावस्था होती है, सबसे लंबे समय तक गर्भ में जिसका बच्चा रहता है, वो जीव कौन सा है? यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जीव कौन सा है, तो क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंतर्गत उसकी गर्भावस्था होती है, उसका जो प्रेगनेंसी का समय होता है वो सबसे अधिक होता है? तो ऐसा जीव होता है हाथी। और हाथी होता है, उसकी गर्भावस्था का जो समय होता है वो लगभग 2 साल होता है। हालांकि पूरा 2 साल नहीं होता है, लगभग 22 महीने के आसपास होता है, लेकिन लगभग 2 साल का समय होता है। और ये सभी जीवों में सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है वो होता है हाथी का। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप। लगभग 2 वर्ष या 22 माह के आसपास इसका समय होता है। ये तो अन्य जीवों के उदाहरण दिए हैं। अब आप बोलोगे कि अन्य जीवों को क्यों दिए हैं? तो थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए, थोड़ी सी तुलना करने के लिए हमने अन्य जीवों के क्या दिए हैं? उदाहरण। हमें तो बात मुख्य रूप से किसकी करनी है भाई? हमें बात करनी है मनुष्य की।
और मनुष्य के अंतर्गत जो गर्भावस्था का समय होता है, गर्भावधि होती है, किसके बात करें, यदि हम बात करें किसकी, मनुष्य की, तो सबको पता होगा, हम पहले भी बता चुके हैं और आप सबको पता होगा, भाई बताने की जरूरत ही नहीं है। ये होती है लगभग 9 माह। कितनी होती है भाई, लगभग 9 माह की क्या होती है, अवधि होती है। अब यदि इस अवधि को आपको महीने में याद रखना है, यह तो सिंपल सा होता है, लेकिन कई बार आपको इस अवधि को दिनों में या सप्ताह में भी पूछा जाता है, दिनों में या सप्ताह में भी पूछा जाता है, वो भी आपको याद रखना है। देखो, इसकी गर्भावधि को यदि हम देखें तो हम 9 माह बात कर लिए है। इसकी गर्भावधि को 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक अवधि तो हम देख सकते हैं कि जो लास्ट समय में मासिक चक्र आया था उस समय से, अंतिम मासिक चक्र जो आया था उस समय से एक काउंट करें, और एक हम देख सकते हैं कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ होगा उस दिन से यदि हम काउंट करें। तो यदि इसकी अवधि को हम निषेचन के समय से काउंट करें, किससे काउंट करें, निषेचन के समय से, फर्टिलाइजेशन के समय से, तो ये लगभग होती है आपकी 265 से लेकर 270 दिन। कितनी होती है भाई, 265 से लेकर 270 दिन इसकी अवधि होती है, यदि हम उसको काउंट करें कहां से, निषेचन के समय से, फर्टिलाइजेशन के समय से, डे 1 उसको माने। और यदि इसको हम देखें कहां से, अंतिम मासिक चक्र से, अंतिम मासिक चक्र के दिन से यदि हम काउंट करें तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा वो ओव्यूलेशन के बाद में ही होगा। अंतिम मासिक चक्र आया, उसके 14वें दिन बाद में ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ। इसका मतलब 14 दिन पहले अंतिम चक्र आया था, उसके जस्ट 14 दिन पहले उसका अंतिम जो मासिक चक्र है वो आया था। और यदि अंतिम मासिक चक्र से अब ये इसको हम काउंट करें दिनों को, तो वो अवधि कितनी होगी, वो अवधि इसमें हम 14 दिन ऐड कर सकते हैं। 14 दिन है वो लगभग हम क्या कर सकते हैं, ऐड। तो ये समय हो जाएगा लगभग 280 से लेकर 285 दिन होगा, 84 या 85 दिन है वो इसका क्या हो जाएगा, समय। तो यदि मनुष्य में गर्भावधि पूछे, ये किसकी बात कर रहे हैं हमें, गर्भावधि, तो मनुष्य में सामान्य तौर पर 9 माह है। यदि हम देखें निषेचन के समय से, यदि दिनों में देखें तो 265 से 270 दिन, और यदि हम अंतिम मासिक चक्र के दिन से देखें तो 280 से 285 दिन। तो दिनों में भी देख लिया हमने, महीनों में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सप्ताह में। इसको एक तरीके से और दे सकते हैं सप्ताह में, कि कितने सप्ताह होते हैं, गर्भावधि में लगभग कितने सप्ताह होते हैं। तो जो एक फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है उसकी जो अवधि होती है, यदि हम सप्ताह में देखें तो लगभग होती है 39 से लेकर 40 सप्ताह। 39 से लेकर कितनी होती है, 40 सप्ताह होती है। तो यहां पर हमने एकदम डिटेल के अंतर्गत समझ लिया है कि मनुष्य होता है, उसकी गर्भावधि होती है, वो कैसे कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं, अब ऐसे सीधे सीधे तो आपसे पूछेगा नहीं कि 9 माह की अवधि होती है, तो सबको याद रहता है। वो आपसे दिनों में पूछ सकता है, वो आपसे सप्ताह में पूछ सकता है। अब दिनों में ये अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है और दिनों में वो सीधा भी पूछ सकता है। सीधे के लिए आपको याद रखना है 270 से लेकर 285 दिन, यहां से 270 से लगभग 285 दिन है।
इन जनरल यदि हम बात करें तो ये सारी चीजें हमें पता चले गई। जब इतना समय हो जाता है, जब गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, जो फीटस है, इतने समय के लिए अंदर रह जाता है, 9 महीने के लिए, तो उसके बाद में उस पूर्ण विकसित शिशु से कुछ ऐसे संकेत निकलते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे कि प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती। कैसे भाई? देखो भाई, प्रसव क्रिया है वो कैसे प्रारंभ होगी, हमें समझने की जरूरत है कि जो प्रसव की क्रिया होती है, जो पार्टुरेशन होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इसके अंतर्गत आपका तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों ही क्या होते हैं? शामिल होते हैं। दोनों की मिलीजुली क्रिया होती है जिसकी वजह से ये प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। तो याद रखना, प्रसव की क्रिया जो होती है वो आपकी तंत्रिका, अंतःस्रावी क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा भाई? तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि। और ये एकदम जटिल प्रक्रिया होती है, तो हम बोल सकते हैं एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि के द्वारा ये सारी की सारी प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में होती है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब कैसे होती है भाई? देखो कैसे होती है, इसको यदि हम समझें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गर्भ होता है, ये वही गर्भाशय है। इसके अंतर्गत ये गर्भस्थ शिशु होता है। सामान्य तौर पर इसका सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है, और ये प्लेसेंटा है। ये गर्भस्थ शिशु है। फीटस जिसे हम कह रहे हैं, और ये नीचे की तरफ, भाई नीचे की तरफ क्या है? सर्विक्स है, या गर्भाशय ग्रीवा जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गर्भाशय ग्रीवा। ये पाए जाते हैं। जब ये शिशु है, ये कैसा हो जाता है? जब ये शिशु हो जाता है पूर्ण विकसित, शिशु हो जाता है कैसा? पूर्ण विकसित। गर्भावस्था का समय हो जाता है पूर्ण। तो उसके बाद में अब ये शिशु ऐसे सोचता है भाई कि कितने दिन मैं यहां पर अंदर ही रहूंगा, अब मेरे को बाहर जाना चाहिए, अब मेरे को बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, मैं एक्सप्लोर करूंगा पूरी दुनिया को। तो ये बाहर निकलने के लिए क्या करता है कि जो पूर्ण विकसित शिशु होता है उससे कुछ संकेत निकलते हैं। उससे क्या निकलते हैं? कुछ संकेत। और ये संकेत होते हैं, प्लेसेंटा उनको समझता है और समझने के बाद में कुछ हार्मोन रिलीज करता है। तो कहने का मतलब पूर्ण विकसित शिशु होता है, उससे कुछ संकेत निकलते हैं और फिर प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती है। प्रसव की जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत पूर्ण विकसित शिशु प्लस में प्लेसेंटा होती है। प्लस में क्या होती है? प्लेसेंटा। ये दोनों मिलकर प्रसव की क्रिया को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। जो पूर्ण विकसित शिशु होता है
इसकी होती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि होती है भाई? एड्रिनल ग्रंथि। पूर्ण विकसित जो शिशु होता है उसकी कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि। और ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये कुछ हार्मोन स्रावित करने लग जाती है। क्या स्रावित करने लग जाती है? हार्मोन। जैसे कि ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? कोर्टिसोल स्रावित करती है। इसके अलावा ये ग्रंथि है एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, जिसे सामान्य भाषा में हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर ये शिशु लड़का होगा तब तो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होगा, लड़की होगी तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, चाहे से वो लड़की की हो चाहे से लड़के की हो, कुछ मात्रा में एंड्रोजन स्रावित करती ही करती, कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता ही होता है। तो इस पूर्ण विकसित शिशु से ये दो हार्मोन होते हैं, ये स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन। ये एंड्रोजन है, बाद में बदल जाता है किसमें? एस्टेरोजन में। कौन से में बदल जाता है? एस्टेरोजन में बदले जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी गर्भावस्था का समय होता है उस समय सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा होता है? उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक होता है। पूरी गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अब ये एस्टेरोजन भी बनने लग गया है। अब क्या बनने लग गया है? एस्टेरोजन। और ये एंड्रोजन को एस्टेरोजन में बदलने का जो कार्य किया जा रहा है, भाई ये एंड्रोजन है, इसको एस्टेरोजन में बदलने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा किया जा रहा है। प्लेसेंटा होती है वो एंड्रोजन को किस में बदल देती है? एस्टेरोजन में बदले देती है। इसका मतलब अब एस्टेरोजन की मात्रा बढ़ने लग गई है। पहले किसकी मात्रा ज्यादा थी? प्रोजेस्टेरोन की। अब एस्टेरोजन की मात्रा बढ़ने लगी। ये एस्टेरोजन क्या करता है? गर्भाशय में, ये एस्टेरोजन क्या करता है? गर्भाशय में जो उसकी मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम समझ रहे होंगे कि जो भित्ति बनी है, जो पेशियां हुए हैं उसके अंतर्गत, उस मायोमेट्रियम के अंतर्गत ऑक्सीटोसिन, उस मायोमेट्रियम के अंतर्गत ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ा देती है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। वो मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ऑक्सीटोसिन मांग रही है अब, किसकी वजह से? इसे एस्टेरोजन की वजह से। तो ये सारी की सारी एक प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। कुछ हार्मोन स्रावित हुए हैं, कुछ तंत्रिका प्रक्रिया है, और जिसी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि के द्वारा ये पूर्ण होती है। कैसे कैसे भाई? सिंपल सा समझो कि गर्भस्थ शिशु पूर्ण विकसित हुआ, और इस पूर्ण विकसित शिशु की एड्रिनल ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन? कोर्टिसोल और एंड्रोजन स्रावित हुआ। ये एंड्रोजन है, ये प्लेसेंटा के द्वारा किस में बदल दिया गया? एस्टेरोजन में। ये एस्टेरोजन है किस पर कार्य करता है? गर्भाशय की मायोमेट्रियम पर। और मायोमेट्रियम से के अंतर्गत क्या बना देता है? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बना देता है। अब जैसे ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं, ये बनते हैं, उसी समय क्या होता है कि जो माता होती है उसकी पीयूष ग्रंथि से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये स्रावित होने लगता है। कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, और वो ऑक्सीटोसिन आकर इस गर्भाशय के ऊपर कार्य करता है, इस गर्भाशय की मायोमेट्रियम पर कार्य करता है। इस गर्भाशय की मायोमेट्रियम में क्या उत्पन्न कर देता है? संकुचन उत्पन्न कर देता है।
इसमें क्या उत्पन्न कर देता है? संकुचन। तो देखो ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बन गए। अब देखो क्या होगा, भाई ये गर्भाशय है, और ये पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि किसकी है? माता की। माता की पीयूष ग्रंथि है। इस माता की पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होने लग गया? ऑक्सीटोसिन। आप सभी को पता है ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो पश्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये ऑक्सीटोसिन है, किस पर कार्य करता है? इसके रिसेप्टर कहां थे भाई? गर्भाशय की जो पेशीय स्तर था, मायोमेट्रियम था, उसके ऊपर। तो ये किस पर कार्य करता है? गर्भाशय। ये गर्भाशय में क्या उत्पन्न करता है? संकुचन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? संकुचन। और इस संकुचन की वजह से जो गर्भाशय के अंतर्गत जो गर्भस्थ शिशु था वो नीचे की ओर आता है। किस ओर आता है? नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर खिसकता है, सर्विक्स की ओर खिसकता है। जैसे ही ये संकुचन उत्पन्न होते हैं गर्भाशय में, जैसे ही ये संकुचन उत्पन्न होते हैं, ये संकुचन पीयूष ग्रंथि को क्या देते हैं? संकेत देते हैं। किसको संकेत देते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कैसा संकेत देते हैं? पॉजिटिव। कैसा संकेत देते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये संकुचन पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं कि और अधिक ऑक्सीटोसिन स्रावित करो, और अधिक ऑक्सीटोसिन स्रावित करो। पीयूष ग्रंथि और अधिक ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? गर्भाशय में संकुचन होगा। इसका मतलब हो गया है कि गर्भाशय का संकुचन ऑक्सीटोसिन को बढ़ा रहा है, और ऑक्सीटोसिन किसको बढ़ा रहा है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा रहा है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और इस प्रकार से गर्भाशय में संकुचन होते हैं, और गर्भाशय में जब भी संकुचन होते हैं तो उस समय पीड़ा महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। गर्भाशय में जब ये संकुचन होते हैं उसकी वजह से क्या महसूस होती है? पीड़ा या दर्द। और ये जो पीड़ा होती है, ये जो दर्द होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रसव पीड़ा। तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रसव पीड़ा कैसे प्रारंभ हुई। और ये पूरी प्रक्रिया होती है, जो ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया के कारण से जो गर्भस्थ शिशु होता है वो बाहर की ओर आता है। भाई इसी प्रक्रिया से आएगा, इसी प्रसव पीड़ा के कारण से आएगा, इन्हीं संकुचनों की वजह से आएगा। और ये पूरा संकुचन है एक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक नाम से जानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। क्या कहते हैं भाई? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना, और ये सब कुछ हार्मोनों के कारण और इस पूरी प्रक्रिया के कारण संपन्न हो रहा है। तो ये आसानी से समझ में आ गया। इसी समय जब ये संकुचन होता है, उसी समय जब ये संकुचन होता है उसी समय अंडाशय से, ध्यान से सुनना, इसी समय क्या होता है? जो अंडाशय होते हैं उनसे एक हार्मोन और स्रावित होता है
जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। यह आपको बताया भी था। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन। कहां से? अंडाशय से। ये क्या करता है? एक तो गर्भाशय ग्रीवा को, किसको भाई? गर्भाशय ग्रीवा को, प्लस महिलाओं में जो पेल्विस की जो हड्डियां होती हैं, श्रोणि की जो हड्डियां होती हैं जिनके बीच में से शिशु बाहर आएगा, वो चौड़ी होती हैं, जो आपस में जुड़ती हैं सामने की तरफ, तो एक जॉइंट बनता है जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इन हड्डियों के जुड़ने की जगह पर एक जॉइंट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसको भी क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है। तो किस किस को? गर्भाशय ग्रीवा को प्लस प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, गर्भाशय ग्रीवा प्लस प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है? रिलैक्स कर देता है, उनको शिथिल करे देता है। और जिसके कारण से भैया जब रिलैक्स होते हैं तो जिसके कारण से जो गर्भ के अंतर्गत बच्चा होता है वो गर्भाशय ग्रीवा प्लस योनि की सहायता से गर्भाशय ग्रीवा में आएगा, गर्भाशय ग्रीवा से योनि के द्वारा ये क्या निकल जाता है? बाहर निकले जाता है। योनि के द्वारा क्या निकल जाता है? बाहर। तो याद रखना, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पार्टुरेशन अर्थात प्रसव कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पार्टुरेशन या प्रसव कहा जाता है, जो कि हार्मोनों से और साथ साथ में तंत्रिका की एक जटिल क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो एक बात और ही ध्यान रख सकते हो कि जब बच्चा बाहर आता है तो किस किस से आता है भाई? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा प्लस योनि। भाई पहले गर्भाशय ग्रीवा फिर योनि, और इन दोनों से गुजरकर बाहर की ओर आता है। और इसी कारण से इन दोनों को सम्मिलित रूप से, गर्भाशय ग्रीवा प्लस योनि को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? जन्म नाल कहते हैं, बर्थ के नाल कहते हैं। जन्म नाल या बर्थ के नाल कहते हैं। और इस प्रकार से शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही शिशु का जन्म या प्रसव कहा जाता है। जब शिशु का जन्म हो जाता है, प्रसव हो जाता है, तो उसके 10 से 15 मिनट के भीतर ही, इसके 10 से 15 मिनट के भीतर ही प्रसव के 10 से 15 मिनट बाद प्लेसेंटा होती है, वो भी बाहर आ जाती। प्लेसेंटा भी 10 से 15 मिनट बाद बाहर आ जाती। तो ये सब कुछ आपको प्रसव के बारे में ध्यान रखना है, कैसी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, कौन कौन से हार्मोन है। विशेष रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें याद रखना है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। हालांकि और भी हार्मोनों का रोल है, कोर्टिसोल भी है, इसके अलावा एस्टेरोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन भी है, और भी अन्य हार्मोन हो सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। कई बार किसी महिलाओं में ये प्रसव पीड़ा होती है, वो प्रारंभ नहीं होती है, पूरे 9 महीने होने के बाद भी प्रसव पीड़ा प्रारंभ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर होता है वो कृत्रिम रूप से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, और उस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से प्रसव पीड़ा को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रसव पीड़ा को प्रेरित करते। तो ये हमने प्रसव के बारे में देख लिया है। अब हम एक प्रक्रिया के बारे में समझने वाले हैं, दुग्ध स्त्रवण, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन जिसे कहा जाता है। अब देखो दुग्ध श्रवण क्या है। हमें पता है कि महिलाओं में, मादाओं में क्या पाई जाती हैं? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां हैं। एक जोड़ी क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां। और गर्भावस्था के समय में
गर्भावस्था के समय में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, और वो बदलाव होते हैं वो हार्मोनों की वजह से होते हैं। गर्भावस्था के समय में इनके अंतर्गत कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण से स्तन ग्रंथियों का आकार भी बढ़ता है, साथ साथ में इनमें दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया होती है वो भी प्रेरित होती है। तो क्या होता है भाई, गर्भावस्था में इनमें क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियों में बदलाव होते हैं। स्तन ग्रंथियों में क्या होते हैं, बदलाव। और ये जो बदलाव होते हैं किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन की वजह से होते हैं, हार्मोनल परिवर्तनों की वजह से ये बदलाव होते हैं। फिर इनमें क्या हो जाता है, दुग्ध निर्माण होता है। स्तन ग्रंथियों में क्या होने लगता है, दुग्ध का निर्माण होने लगता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन है जो दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है, दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है स्तन ग्रंथियों में, तो आपको याद रखना है स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है, दूध के बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव के बाद में ये जो दूध होता है वो नवजात शिशु के लिए एक पूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है। जो दूध होता है या माता का दूध होता है, वो जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, जिसने अभी अभी दुनिया देखी है, जिसने अभी अभी ये पूरी दुनिया देखी है, उस नवजात शिशु का जो जन्म हुआ है उसको क्या प्रदान करता है, उसके लिए संपूर्ण आहार होता है, उसके लिए संपूर्ण आहार होता है। जो ये माता का दूध होता है और माता का पहला दूध, जो शिशु के जन्म के बाद का जो पहला दूध होता है, ये पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्या होता है, दूध। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम खीस भी कहते हैं या इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। इसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। खीस या कोलेस्ट्रम क्या है, जो जन्म के बाद में पहला दूध होता है, जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है, उसे हम खीस, कोलेस्ट्रम या प्रथम स्तने कहते हैं। प्रथम स्तने, प्रथम स्तने इसे कहा जाता है। और ये बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। जो नवजात शिशु है उसको माता का यह पहला पीले रंग का गाढ़ा दूध है, यह जरूर पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं जो उस बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जो अभी इस दुनिया में आया है उसको प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो यह जरूर पिलाना चाहिए। यह बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या पाई जाती हैं, एंटीबॉडी, जो रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए उत्तरदायी है। आपसे पूछ ले कि माता के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA नाम की एंटीबॉडी है, ये इसके अंतर्गत पाई जाती है, जो बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। एक एंटीबॉडी याद रखना, प्लेसेंटा वाली भी आपको
हालांकि उस समय भी बताई थी। प्लेसेंटा वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। दूध वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgA। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रख सकते हो कि दूध निर्माण के लिए जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, दुग्ध स्रवण के लिए, दूध के स्राव के लिए, दूध को बाहर निकालने के लिए, स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बच्चे के जन्म में तो सहायता करता ही है, प्रसव में, दूध को बाहर निकालने में, दूध के स्रवण के लिए भी क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से प्रसव की प्रक्रिया को समझा है, उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने समझा है कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है, क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा है। और इसके साथ साथ में हमने दुग्ध स्रवण के बारे में भी समझा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये दोनों टॉपिक है ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। इसके बाद में आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न हैं वो लेकर आने वाले हैं, और वो MCQ प्रश्न हैं वो आपके पिछले नीट के एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए होंगे। तो इस कारण आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। बाकी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।